का कोई वो यूपी का वो जो वर्दी पहने होता है वो किस कलर की, नारंगी रंग की, उसने कल क्या बोला, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब खुलकर देशद्रोह पर उतर आई हैं। भड़काने वाले और राष्ट्र विरोधी बयान दे रही हैं। जम्मू कश्मीर को वर्षों तक लूटने वाले नेता हिरासत से रिहा होते ही एक बार फिर अपनी जवान से जहर उगलने लगे हैं। महबूबा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देशद्रोही बयान दिया और कहा कि जब तक हमारा झंडा वापस नहीं मिल जाता हम दूसरा झंडा यानी तिरंगा नहीं उठाएंगे। पहले आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में महबूबा का दिया विवादित बयान, उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा निशाना साधा। जरा पहले सुनते हैं राष्ट्रीय ध्वज संबंधी बयान। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीज़ों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। देशद्रोह पर उतारू महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर का वह राज्य ध्वज लगाया जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले राज्य का आधिकारिक झंडा था। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक 370 को वापस नहीं करती है तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल करने तक मेरा संघर्ष खत्म नहीं होगा। महबूबा ने अपने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला। आइए आपको विस्तृत रूप से दिखाते हैं महबूबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से उन्होंने झूठे तथ्यों को संवाददाताओं के समक्ष रखा। जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि पीडीपी को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरे वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है उनको भी, वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मांग की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मांग की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं, दे आर शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी। मैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक ये पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो,
उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज़ हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज़ डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आज़म हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35 है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज़ चुराई गई हो, जो चीज़ डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज़्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुँच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीज़ें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए। और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज़ की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे, तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहाँ से वापस आए, उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई। और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब, सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए। और वहाँ हमने एक ऐलानिया, जिसको गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है इस अरसे में जब मैं बंद थी तो फारूक साहब मेरे घर आए, मेरी वालिदा से मिले, उनको हिम्मत उनकी बांधी। उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए, फारूक साहब भी आ गए, सजाद गनी लोन साहब आ गए, तारिक आमी साहब आ गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कितना भी कोशिश करे, हम मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करने की, जो उन्होंने बहुत कोशिश की, बंद किया, फिर अफवाहें फैलाई, जो इनका ये जो फेक टीआरपी मीडिया है इनका, वो भी है ना, एक फेक टीआरपी मीडिया इनका है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बारे में अफवाहें फैलाने की। जी सेल आउट हो गया, जी बिक गए, जी ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी देर भी हम अंदर थे, तो हमने अपना जो हमारा एजेंडा है, अपना जो हमारा अहद है, उसको हमने डाइल्यूट होने नहीं दिया। बड़ी आजमाइशें आ गई, बड़ी मुश्किलात आ गई, हम उस पर खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और मेरा ये कहना है कि आज पूरे मुल्क के अंदर इस जमात की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई, मुल्क के अंदर जब अपोजिशन पार्टीज कुछ को छोड़ के सब खामोश होगी, उन्होंने सोचा कि चलो ये कश्मीर के साथ हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। मगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया,
पोलराइज किया लोगों को, उसके बाद आप किसानों के खिलाफ जो लॉ बनाया, इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो हमारी डाउन ट्रॉडन जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें दलित्स हैं, बाकी लोग आते हैं, उनके भी जो हुकूक उनको मंडल कमीशन मिले वो भी छीनेंगे। यानी ये लोग जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को उससे रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये बात ज़्यादा देर चलेगी नहीं। यहाँ बड़े फिरौन आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, बड़े लोग देखे हैं, हिटलर आया है, मगर ये तानाशाही ज़रा देर चलेगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी कोशिश है गोल पोस्ट चेंज हो जाए, इनकी कोशिश है कि लोग उलझे रहें। अगर बात करें तो 370 की बात तो करना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए, मगर आपने देखा कि वो जो उनका कोई वो यूपी का वो जो वर्दी पहने होता है, वो किस कलर की, नारंगी रंग की, उसने कल क्या बोला, जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहाँ से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वज़ीर आज़म को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं, दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज़, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हमारी लड़ाई 370 के लिए ज़रूर है, मगर जो मसले कश्मीर है, मैं आज उनको बताना चाहती हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली दरबार में लोग हैं, मसले कश्मीर मसला है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली को नहीं भगा सकते। आंखें बंद की तो बिल्ली खा जाएगी आपको, आपका वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मेरी पार्टी जो हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 99 में बनाई थी, जिसका सबसे बड़ा मकसद है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल के इस रीजन के अंदर एक पुल बनाना है, अमन का पुल। और जब आज देखते हैं चाइना एक तरफ से हमारे बॉर्डर्स पे है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ हम धक्कम धुक्की कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है मुफ्ती साहब का जो वो इरादा था, मुफ्ती साहब का जो एजेंडा था, मुफ्ती साहब का जो विजन था, दैट कि जम्मू कश्मीर के तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, इसको एक पुल बनाया जाए, इसको सार्क का फोकस बनाया जाए, जो सार्क कंट्रीज है, इसके जो इतने सालों से जो मसले मसाइल लटके हुए हैं, उनको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि ये भूल जाएंगे मसले कश्मीर, थोड़ी बहुत 370 की बात करेंगे, उसको भी भूल जाएंगे, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे, उनको गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के जम्मू कश्मीर के मसले के लिए हज़ारों नौजवानों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियाँ हम बुलाने नहीं देंगे, वो कुर्बानियाँ रायगा होने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक यहाँ के लोगों का खून बहा, अब मुझे लगता है हम जैसे लीडर्स के खून की बारी है। हम कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम नहीं, क्योंकि वो लोग वायलेंस चाहते हैं, वो लोग डिसरप्ट करते हैं हर चीज़ को। जब से उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी ऐसे कानून यहाँ नाफिज करने की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग इश्तियाल में आ जाएं। वो उर्दू ज़बान की बात हो, वो डोमिसाइल लॉ की बात हो, वो सेक्रेटरीट में मुसलमान ऑफिसर्स को दरकिनार करने की बात हो, वो हमारे यहाँ के जो वसाइल हैं, सैंड, रेत, ये भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने हमारे लिए। यानी इन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग इनके लिए गैर ज़रूरी है, दे आर एक्सपेंडेबल।
The people of Jammu Kashmir are expendable for them. What they want is a territory. Territory तो इनके पास थी 2019 5 अगस्त तक जायज़ तरीके से थी, मगर जब इन्होंने एक रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से हमने इनके साथ इल्हाक किया था, एक्सेशन किया था, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India जो इस वक्त इन्होंने बनाया है, जहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं, जहाँ दलित सेफ नहीं है, जहाँ जम्मू कश्मीर के इज्जत आबरू पे डाका डाल के हमें बेइज्जत करने की कोशिश की गई. वी आर नॉट कंफर्टेबल. इनको सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इनको सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगा. अगर ये खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिरार करना चाहते हैं, उसको डेसिक्रेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग उस आइन को मानेंगे जो उन्होंने खुद ख़त्म किया, अपना आइन ख़त्म किया, हमारा आइन ख़त्म किया जो इस मुल्क के आइन ने हमें दिया था. तो मेरा मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए. इंशाअल्लाह मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार उड़ी के, मैं कांग्रेस में थी, मैंने एक जलसे में तकरीर की थी कि ये रास्ते खोल दीजिए, यहाँ से हमारा मेवा जाना चाहिए, वहाँ से पैसा आना चाहिए. जब मैं घर आई तो एक्सेलशियर ने ये रिपोर्ट किया था, आई थिंक अहमद अली फयाज साहब ने ये मेरे साथ इंटरव्यू किया था या मेरी तकरीर को कोट किया था. तो जब मैं घर आई तो शाम को मुफ्ती साहब मुझसे नाराज़ हो गए. उन्होंने मुझे कहा, ये आपने क्या कहा, ये क्या शोशा आपने डाला. मैंने कहा नहीं डैडी, मैंने जब वहाँ ये बात कही तो लोगों ने रेस्पॉन्स दिया मुझे, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हल के लिए, जम्मू कश्मीर को जो पिंजरे में बंद किया है, इसको इससे निकालना पड़ेगा. किसी को यकीन नहीं था जब हमने बोर्ड लगाया कि मुजफ्फराबाद के रास्ते खुल जाएंगे, मगर रास्ता खुल गया. इसलिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है कि जो चीज़ हमसे लूटी गई है कि वो हमें वापस हासिल ना होगी. न सिर्फ वो हासिल होगी बल्कि ये इंशाअल्लाह ये हमारे पाँव के पास आ जाएंगे और बोलेंगे कश्मीरियों को, इसके अलावा बताओ और क्या चाहिए आपको.